उसकी बोली और उसकी हरकतों से सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। सौरा आरव की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। नम आंखों के साथ सौरा मुस्कुराने लगी। उसके सामने उसकी बुआ की बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने जब सौरा को देखा तो वो भी मुस्कुराने लगी। आरव से कुछ दूर खड़ी शिल्पी राम के कानों में बोली, आते ही भाई ने अपने ससुर जी को इम्प्रेस कर दिया। नॉट बैड भाई। उसकी बात सुन राम मुस्कुराने लगा। सब लोग अंदर चले गए और हॉल में बैठे सब बातें करने लगे। इधर कमरे में मासी की बेटी आई और बोली, दीदी जीजा जी तो बहुत हैंडसम है। हैंडसम? सौरा बुदबुदाई और उसकी आंखों के आगे आरव का चेहरा आ गया। सौरा की बहन दोबारा बोली, मुझे तो लगता है जीजा जी जैसे हैंडसम और कोई होगा ही नहीं। होगा होगा, क्यों नहीं होगा, बस इनकी शादी हो जाने दो, फिर जीजाजी के जैसे ही एक हैंडसम आएगा। क्यों सौरा, सही कहा ना मैंने? बुआ की बेटी ने सौरा को छेड़ते हुए कहा। उसकी बात सुन न जाने क्यों सौरा के गाल लाल हो गए। बाहर सबके बीच बैठे आरव को न जाने क्यों बार बार सौरा का ख्याल आ रहा था। एक बेचैनी महसूस हो रही थी उसको। कुछ वक्त बाद पंडित जी बोले, 12:15 का शुभ मुहूर्त है, तो कन्या को जरा बुला लीजिए यजमान। इसके बाद हमें एक और जगह शुभ काम के लिए जाना है। उनकी बात सुनकर सब ने हामी भरी और बुआ सौरा को लाने रूम में चली गई। वापस आई तो उनके साथ सौरा भी चलते हुए आ रही थी। आरव ने सर उठाकर सौरा को देखा और देखता ही रह गया। हल्के नीले रंग का पटियाला सूट पहने अपनी सादगी संभाले खड़ी थी वो। उसे देखते ही आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब तक जो बेचैनी वो महसूस कर रहा था वो बेचैनी खत्म हो गई थी। सौरा ने सबको देखा और हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। सौरा ने आरव को देखा, नीले रंग का कुर्ता पजामा पहने वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सौरा को उसकी अपनी बहन की बात याद आ गई कि वो हैंडसम है। सौरा उसे देखने लगी और मन ही मन बोली, सच तो है, सर है बहुत हैंडसम। आओ बेटा यहाँ बैठो। जानकी की आवाज़ सौरा के कानों में पड़ी तो सौरा जाकर आरव के पास बैठ गई। थोड़ी बहुत रस्में करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। अंगूठी पहनाते हुए दोनों के ही हाथ कांप रहे थे और दोनों की ही नजरें एक दूसरे में उलझी थीं। वक्त यूं ही बीत गया। सब लोग साथ में खाना खाने बैठे थे। तभी बुआजी की बेटी बोली, अच्छा मैंने सुना है आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या ये सच है? उनकी बात सुन आरव और सौरा के हाथ रुक गए। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। फिर अपने परिवार वालों को उनका चेहरा देख दोनों ने ही हाँ में सर हिला दिया और खाना खाने लगे। शिल्पी बोली, अरे हाँ भैया, आपने तो कभी अपनी लव स्टोरी बताई ही नहीं हमें। बताइए ना लव स्टोरी अपनी हमें। उसकी बात सुन सौरा आरव को देखने लगी। आरव ने भी नजरें उठाकर सौरा को देखा। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे जैसे कह रहे हों, बोलो तुम। आरव हकलाते हुए बोला, वो हमारी लव स्टोरी वो ना। वो हाँ ना तो सौरा बताएगी। बताओ सौरा, कहकर उसने अपने मुंह में गुलाब जामुन भर लिया। सौरा उसकी बात सुन उसे घूर कर देखने लगी। फिर उसे एहसास हुआ कि बाकी सब उसे ही देख रहे हैं तो वो बोली, हाँ हाँ वो ना, वो हम 2 बार मिले थे पहले। फिर मैं अनजाने में ही इन्हीं के कंपनी में जॉब के लिए चली गई थी। वहीं पर हम दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। बस फिर जो होना था हो गया। क्या हो गया? शिल्पी ने आंखों ही आंखों में शरारत भरते हुए कहा तो राम बोला, शादी तय हो गई है ना भाभी? उसकी बात सुन सौरा ने पहले उसे देखा फिर हाँ में सिर हिला दिया। चैन की सांस लेकर सौरा खाना खाने लगी। तभी मासी की सबसे छोटी 6 साल की बेटी अरु बोली, दीदी छोटा हैंडसम कब लाओगी? उसकी बात सुन बुआ की बेटी मासी की दूसरी बेटी के हाथ रुक गए और दोनों मुस्कुराते हुए सौरा को देखने लगे। सौरा की सांसें रुक गईं। कौन सा हैंडसम? जानकी ने पूछा तो सौरा बत्तीसी चमकाते हुए बोली, कुछ नहीं। अरु ने कहा, वो नीलू दीदी ने कहा जीजाजी बहुत हैंडसम है। तो वो पिंकी दीदी बोली। वो आगे कुछ बोलती इससे पहले सौरा बोली, ये कुछ भी बोलती रहती है। कहते हुए सौरा ने गुलाब जामुन अरु के मुंह में भर दिया और इशारे में उसे ना कहने लगी। उसकी हरकत पर आरव उसे देखने लगा। सौरा ने देखा तो मुस्कुराते हुए नीचे देखने लगी।
अपने मुंह का गुलाब जामुन खत्म कर अरू बोली। पिंकी दीदी बोली कि स्वरा दीदी बहुत जल्दी छोटा हैंडसम लाएंगी। उसने कहा और वो सबको देखने लगी। वहीं बाकी सबके हाथ रुक गए। आरव स्वरा को हैरानी से देखने लगा और बाकी सब उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखने लगे। स्वरा नजरें नीचे किए हुए बैठी थी। उसे एहसास हो रहा था कि कौन उसे कैसे देख रहा है। स्वरा झट से उठी और बोली, मेरा हो गया, कहकर वो वहां से चली गई। उसकी जल्दबाजी देख सब हंस दिए। आरव भी झेप गया। खाना पीना हो जाने के बाद सब अपने घर चले गए। रात के समय आरव बेड पर उल्टा लेटा अपनी हाथ में पहनी अंगूठी को देख रहा था। अंगूठी देखते हुए आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्वरा का चेहरा उसकी आंखों के आगे आने लगा। कैसे उसे अंगूठी पहनाते हुए स्वरा के हाथ कांप रहे थे, आंखों ही आंखों में उलझी हुई थी और होठ थरथरा रहे थे। पर अपने पिता और आरव के परिवार को इतना खुश देख उसने मुस्कुराते हुए आरव को अंगूठी पहना दी थी। मुझे नहीं पता आगे चलकर ये रिश्ता कैसा होगा, बस इतना पता है तुम मेरे परिवार की खुशी बन के आई हो मेरी जिंदगी में, और शायद मेरी जिंदगी में भी, आरव ने कहा और उठकर बालकनी में चला गया और चांद को देखने लगा। उसकी आंखों में आज स्वरा का चेहरा बार बार याद आ रहा था। रोज तो देखता था आरव स्वरा को, पर आज उसके चेहरे पर रोज की तरह चमक नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर शालीनता और शर्म थी जो उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। बालकनी में खड़ी स्वरा आसमान में आए चांद को देख रही थी। उसके हाथों में फोन था जिसमें आरव और स्वरा की तस्वीर थी। जब आरव उसे अंगूठी पहना रहा था, स्वरा की आंखों के आगे आज हर एक पल आने लगा। स्वरा ने आंखें बंद की तो आरव का हंसता हुआ चेहरा उसे दिखने लगा। आरव को देख स्वरा खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। उसी के रूम में बैठी उसकी बहन उसे देख रही थी। अरू उसके पास आई और बोली, हैंडसम कब लाओगी? उसकी बात सुन स्वरा ने आंखें खोली और उसे घूरते हुए बोली, अरू की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे धीरे से मैंने बोला था ना कि चुप हो जा, फिर भी क्यों बोलती हो इतना? पिंकी दीदी ने बोला था धीरे से मेरे कान में, और कहा अगर बोलूंगी तो वो मुझे चॉकलेट देंगी, तो मैंने बोल दिया। अरू की बात सुन स्वरा पिंकी को घूरने लगी तो पिंकी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। बाकी की बहनें भी चुपचाप निकल गईं। स्वरा तस्वीर देखते हुए वहीं खड़ी रही। अगली सुबह तैयार होकर स्वरा जाने लगी तो मासी रोकते हुए बोली, कहीं नहीं जाओगी तुम? अब काम पर शादी के बाद ही ध्यान देना। आज से शादी तक तुम काम पर नहीं जाओगी। मासी ये जॉब है, कोई खेल नहीं। जिसे जब मर्जी हो तब खेलो, जब मर्जी हो छोड़ दो। स्वरा ने कहा तो बुआ बोली, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो अपने कमरे में जाओ। उसकी बात सुन पैर पटकते हुए स्वरा कमरे में चली गई। स्वरा ने फोन निकाला, आरव को कॉल लगा लिया। आरव ने फोन उठाया तो वो बोली, सर मासी और बुआ कह रही हैं कि शादी होने तक मैं जॉब पर ना जाऊं। आरव, लगा ही था मुझे भी पापा ने कंपनी जाने से मना कर दिया है। जो भी मीटिंग्स हैं और वो ऑनलाइन कर लो बोल रहे हैं। स्वरा, तो एक बात पूछूं? आरव, हाँ। स्वरा, ये शादी का और जॉब का क्या संबंध है? हमारी शादी हो रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब हमें घर में कैद कर लें। आरव, मुझे नहीं पता शादी का और जॉब का क्या संबंध है, पर मैं घर पर बहुत बोर हो रहा हूँ। तभी स्वरा को एक और कॉल आने लगा। स्वरा ने कॉल होल्ड पर रखा और दूसरे कॉल का जवाब देने लगी। कुछ वक्त बाद उसने फ़ोन रखा और आरव से बोली, सर अब आपको बोर नहीं होगा। फैमिली ने जॉब पर जाने से मना किया है, बाहर घूमने से नहीं। आप तैयार रहिए, मैं आपको लेने आ रही हूँ, और हाँ, कुर्ता पहनकर आइएगा। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। आरव फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगा। कहाँ जा रहे हैं हम? आरव ने कार चलाते हुए पूछा। दूसरी सीट पर बैठी स्वरा बोली, जा रहे हैं कहीं, बस आप मेरे बताए रास्ते पर चलते रहिए। कुछ देर बाद कार एक घर के सामने आकर रुकी। स्वरा और आरव कार से बाहर निकले। आरव घर को देखते हुए बोला, ये किसका घर है? लगता है कोई फंक्शन हो रहा है, पूरा घर सजा रखा है। किसका घर है ये? उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए स्वरा बोली, याद है हमारी पहली मुलाकात? वो एम्बुलेंस वाली लेडी और उसका हस्बैंड, याद है? हाँ, आरव ने कहा तो वो बोली, ये उन्हीं का घर है। दोनों अंदर पहुंच गए थे। वो आदमी शरद की बीवी प्रेग्नेंट थी ना, वो अपनी बीवी के पास खड़ा था।
शरद ने जब स्वरा को देखा तो वो उसके पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, नमस्ते, क्या ये वही है जिनके बारे में आपने बताया था? हाँ, ये वही है, स्वरा ने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो शरद उन दोनों को अपनी बीवी के पास ले गया। उसकी गोद से बच्चा लेकर स्वरा की गोद में देते हुए बोला, मंजू, मैंने कहा था ना, हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते क्लियर करके दिया था, दो लोगों ने मदद की थी। ये दोनों वही हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी। शरद की बात सुन मंजू ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, उस दिन हमारा पूरा परिवार मंदिर गया था। हमारे पास कोई भी नहीं था। अगर रास्ता क्लियर न होता वक्त पर तो बच्चे की जान बचा पाना मुश्किल होता। ऐसा डॉक्टर ने कहा था। मेरे बच्चे को जन्म ज़रूर मैंने दिया है, पर उसकी ज़िंदगी बचाने में आप दोनों का भी हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या बोल रही हैं आप? हमने बस इंसानियत दिखाई है, आरव ने कहा तो सारा बोली, तो क्या नाम रखा है इस हीरो का? नाम नहीं रखा अब तक, आप दोनों का ही इंतज़ार था। अब आप आ गए हैं तो आप खुद ही रख दें। वैसे भी हमारे यहाँ बच्चे का नाम बुआ ही रखती है, पर मेरी कोई बहन नहीं है। और आपने कहा था ना कि आपकी बहन कि मैं आपको बहन मानूं, तो मान लिया मैंने आपको बहन, तो बच्चे की बुआ के नाते नाम आप ही रख दीजिए। शरद ने कहा तो सारा मुस्कुराते हुए अपनी गोद में पकड़े बच्चे के कानों में धीरे से बोली। फिर बाकी सबको देख उसने बच्चे के माथे पर किस किया और बोली, आज से इस छोटे हीरो का नाम है आरव। सरा की बात सुन सब बहुत खुश थे। आरव सरा को हैरानी से देख रहा था। सरा को पता था आरव उसे देख रहा है, पर उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। सब लोग बैठे बात कर रहे थे। शरद ने सबको उन दोनों से मिलवाया। सबके बीच कुछ वक्त रहने के बाद सौरा और आरव ने उन्हें अपनी शादी की बात बताई और शादी में शामिल होने के लिए भी कहा। कुछ देर बाद दोनों वहां से निकल गए। 7 दिन में शादी होने वाली थी, जिस वजह से दोनों परिवार तैयारी में जुटे थे। शादी के कार्ड, लोगों को आमंत्रण, टेंट वाला, कैटरस, शादी की शॉपिंग, घर की बाकी चीज़ों की खरीदारी, इन सब में दिन निकल रहे थे। 3 दिन बाद शादी थी। आज सब शॉपिंग के लिए साथ जाने वाले थे। सब तैयार थे। तब रमा बोली, सौरा, तुम घर का ध्यान रखना और कहीं मत जाना। वो घर में क्यों रहेगी? वो शॉपिंग के लिए नहीं आ रही है? धर्म ने पूछा तो बुआ बोली, भैया, शॉपिंग के लिए दोनों परिवार जा रहे हैं। उनके साथ दूल्हे राजा भी तो आएंगे। शादी होने तक ये दोनों मिल नहीं सकते, इसलिए सौरा नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, पर अगर वो आती तो अच्छा होता, धर्म ने कहा तो रमा बोली, अरे रहने दीजिए, हम चलते हैं। फिर सौरा को वहीं छोड़ सब लोग निकल गए। सौरा अपने कमरे में चली गई। मॉल के पास गाड़ियां रुकी। कुछ गाड़ियों से सौरा का परिवार निकला तो कुछ गाड़ियों से आरव का परिवार। सब साथ में अंदर गए और शॉपिंग करने लगे। जब आरव ने सौरा को नहीं देखा तो पिंकी से पूछा, ये सौरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सौरा सौरा तब दिखेगी जीजाजी, जब वो आएगी। वो नहीं आई है। मामी ने ये कहकर उसे घर रोक दिया है। शादी होने तक आप दोनों नहीं मिल सकते, पिंकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उदास चेहरा लेकर आरव सबके बीच आ गया। उसकी उदासी शिल्पी और रमा दोनों समझ गए थे। शिल्पी और रमा आकर उसके अगल बगल बैठ गए। राम बोला, मैंने सुना है किसी की शादी हो रही है। हो रही है, शिल्पी ने सर हिलाते हुए कहा तो राम बोला, लगता है कोई खास नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया, शिल्पी ने उसी अंदाज में कहा। राम बोला, कोई बहुत उदास है। कोई उदास नहीं, जाओ दोनों। आरव उन्हें झड़काते हुए बोला तो राम बोला, हाँ भाई हाँ, अब तो आपको बस भाभी चाहिए, हम तो कुछ भी नहीं हैं। ये सच कहा तुमने, तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। तुम तो बस खुशी मनाओ कि मेरी दया से यहाँ खड़े हो, वरना आज भी वहीं कचरे के डिब्बे में पड़े होते तुम दोनों। आरव ने कहा तो शिल्पी कमर पर हाथ रखकर बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? कि आप हमें कचरे के डिब्बे से उठा कर लाए थे? उसकी बात सुन आरव दांत दिखाते हुए हाँ में सिर हिलाने लगा। शिल्पी ने जब उसे ऐसा करते देखा तो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आरव का मन न जाने क्यों घबरा रहा था, उससे वहां बैठा नहीं गया। अपने फोन हाथ में घुमाते हुए आरव थोड़ा साइड आ गया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, सच में घर के सामने हो? अरे हाँ हाँ, मैं सबको लेकर आई हूँ साथ में। सरा अकेली है घर में। हाँ तुम चिंता मत करो, कैसे भी करके सबको दिन भर रोक के रखूंगी। तुम ले जाओ उसे, वो खत छोड़ना मत भूलना। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस मेरा पैसा मुझे दे देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आरव ने देखा तो रमा सबसे दूर खड़ी किसी से बात कर रही थी। रमा की बात सुन आरव का दिमाग ठनका। उसे उस दिन की बात याद आ गई थी जब वह स्वरा के रूम में छिपा था और रमा आकर उसे उठवाने की बात कर रही थी।
आरव की सारी बातें समझते देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ नजर आने लगे। बिना देर किए आरव बाहर की ओर भागा। उसे जाता देख जानकी बोली, कहाँ जा रहे हो बेटा? जरूरी काम है माँ। कहते हुए आरव निकल गया। अपनी कार में बैठा आरव बार बार स्वरा का फोन ट्राई कर रहा था। वक्त बीत रहा था और आरव का दिल भी घबरा रहा था। न जाने कई बार उसने स्वरा का नंबर डायल किया पर उसने फोन नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से आरव का दिल घबरा रहा था। आरव ने एक और बार स्वरा का नंबर डायल किया। इधर स्वरा के घर के सामने खड़ा शख्स पूरे घर को देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुन किचन में बर्तन साफ कर रही स्वरा हाथ धोकर बाहर आते हुए घड़ी देखने लगी। टाइम देखकर बोली, जरूरी टेंट वाले होंगे, इतना लेट कर दिया इन्होंने भी। कहते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने खड़े आदमी को देख उसकी सांसें रुक गईं। उस आदमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। तुम? स्वरा ने डरते हुए कहा, क्योंकि सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं, वही जिम्मेदार का बेटा विक्रम था जो उसके पीछे पड़ा था। विक्रम को देख स्वरा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो विक्रम ने उसके ऐसा करने से पहले ही वो अंदर घुस गया। स्वरा चिल्लाई पर कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। पूरा परिवार शॉपिंग के लिए गया था। वहीं आस पड़ोसी अपने काम पर। उसे देख स्वरा अपने कदम पीछे खींचने लगी। मैंने सुना तू शादी कर रही है, क्या ये सच है? पर क्या तुझे नहीं पता कि मैं तुझ पे मरता हूँ? तू ऐसे कैसे किसी और के बारे में सोच सकती है मेरे होते हुए? दुल्हन तो मेरी बनेगी, जरूर बनेगी, किसी और की नहीं, सिर्फ विक्रम की। विक्रम कहते हुए उसके करीब बढ़ रहा था। जैसे ही वो उसके पास आया, स्वरा ने उसे धक्का दे दिया और खुद दूसरी तरफ से निकलने लगी, पर विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्वरा जमीन पर गिर गई। साली, मुझे धक्का देती है तू? कहते हुए विक्रम ने उसके बाल पकड़े और उसे खड़ा किया। उसके मुंह को हाथों के बीच दबाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी मुझसे? तो तू गलत है। तू खुद भी नहीं बच सकती, ना ही कोई तुझे बचा सकता है। तुझे तो मैं अपना बनाकर रहूंगा। 40 लाख दिए हैं तेरे बदले में तेरी माँ को, ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? उसकी बात सुन स्वरा हैरानी से उसे देखने लगी, जैसे उसे झटका लग रहा हो। स्वरा को लगता था कि वो जमींदार के बेटे से शादी करने के लिए फोर्स करेगी, पर उसे ऐसा कहीं भी नहीं पता था कि रमा ने उसे बेच दिया है। स्वरा का हाथ पीछे रखे टेबल से लगा था। स्वरा अपने हाथ इधर उधर घुमाने लगी। तभी उसके हाथों में एक वास यानी गमला आया, पर उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए स्वरा ने वो वास विक्रम के सिर पर दे मारा। सिर पर वार होते ही उसकी पकड़ ढीली हो गई। स्वरा ने उसे धक्का दिया और साइड वाले रूम में यानी अपने रूम में घुस गई और दरवाजा लगा लिया। कोने में घुटनों को मोड़कर बैठी स्वरा रोए जा रही थी। उसका पूरा जिस्म घबराहट से थरथरा और कांप रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे फ़ोन पर गई। अपना फ़ोन उठाया उसमें आरव के कई कॉल थे। अगला कॉल आते ही उसने फ़ोन उठा लिया। स्वरा के फ़ोन उठाते ही आरव गुस्से से बोला, स्वरा कहाँ थी तुम? कब से फ़ोन लगा रहा हूँ। दूसरी ओर स्वरा की धीमी पर रोती हुई आवाज़ आई, आरव। ये पहली बार था जब स्वरा ने उसे सर नहीं बल्कि आरव कहा। स्वरा की रोती आवाज़ सुन आरव बोला, कहाँ हो तुम? घर में घुस गया है, मुझे बहुत डरा रहा है। वो ले जाएगा मुझे, स्वरा ने कहा। तभी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। मुझे पता है तुम यहाँ हो। अब चलो चुपचाप मेरे पास आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर के मारे स्वरा के हाथ कांपने लगे। तभी आरव के कार के सामने दो लोग झगड़ते हुए आए। आरव उन्हें हटने को कहने लगा, पर वो हट नहीं रहे थे। थकार कर आरव कार से उतरा और भागते हुए स्वरा के मोहल्ले में पहुंचा। घर के आसपास आरव ने देखा, दरवाज़ा अंदर से लगा था। आरव ने दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आरव ने इधर उधर देखा, फिर वो घर के पीछे वाले हिस्से में चला गया। धर्म के कमरे की खिड़की उसे खुली दिखी। पाइप से चढ़ते हुए आरव धर्म के कमरे में पहुंचा। बाहर से विक्रम की धमकियों की और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। स्वरा के रूम के सामने खड़ा वो स्वरा को दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था। आरव उसके पास गया और एक पंच उसके मुंह पर मारा। विक्रम, क्या हुआ? ये सोच पाता इससे पहले ही आरव ने एक और मुक्का मार दिया। आरव कभी हाथ से कभी लात से विक्रम को मारे जा रहा था। उसके हाथ में जो आता इससे आरव विक्रम को मार रहा था। जब विक्रम की हालत बहुत ख़राब हो गई तब आरव ने उसके पेट पर मुक्का मारा। विक्रम नीचे गिर गया। उसके सामने बैठते हुए आरव बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके करीब जाने की, उसे हाथ लगाने की? वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके साथ गलत करके तूने अपनी मौत को दावत दिया है। पछताएगा साले तू बहुत।
पछताएगा, कहकर उसने एक और लात मार दी उसके पेट पर। तभी वहां पुलिस आ गई और साथ साथ आरव और सौरा का परिवार भी। पुलिस विक्रम को अपने साथ ले गई। आरव को सौरा का ख्याल आया तो वो दरवाजे के पास गया और बोला, सौरा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ आरव, सौरा दरवाज़ा खोलो। उसने 2-3 बार आवाज़ दी पर दरवाज़ा नहीं खुला। राम और आरव ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की पर दरवाज़ा खुल गया। अंदर घुसते ही आरव ने इधर उधर देखा। उसे बिस्तर के एक कोने में सौरा दिखी। वो उसके पास गया तो उसे एहसास हुआ कि वो बेहोश हो गई थी।